हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए 12th हिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज इस क्लास में आप लोग को देखना है वो कौन से सारे क्वेश्चन है जो कि आपको हर हाल में याद कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल 100% गारंटी करता हूँ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है इसमें 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग को ध्यान से और अंत तक देखना है और यहाँ पे आप लोग को टेस्ट लगाना है। और इस टेस्ट में आपको मिलेंगे टोटल 30 एमसी क्वेश्चन और बताना है कि इस 30 में आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो क्लास को आप लोग को ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 5 सेकंड का समय लगेगा क्वेश्चन पे। आप लोग को 5 सेकंड के अंदर सही आंसर का चुनाव करना है। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि आपने कितना स्कोर कर पाया, ताकि और बच्चे आए तो उसको भी पता चल पाए कि और बच्चे ने कितना स्कोर कर पाया, मेरी कितना स्कोर हो पाई। ठीक है, तो सभी को ईमानदारी के साथ इस क्लास को पूरी तरह से अंत तक दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पे तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक। तो चलिए हम लोग आप शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे ध्यान से दिखेगा। क्वेश्चन पूछा जा रखा हम लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानगर के अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए थे। आप सबको पता होगा, जब भी विशाल की चर्चा है, सबसे बड़े की बात आए तो वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। विशाल अन्नानगर, विशाल भवन, विशाल क्या कहते हैं मूर्ति, इस तरह से जितने भी विशाल वाले बात आए तो आपको मोहनजोदड़ो पे टिक लगाना है, या फिर बड़ा की बात आए तो मोहनजोदड़ो पे टिक लगाना है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो था, याद रखेंगे। इसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने किया था। ये भी चीजें याद रखना है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रखा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लगाओगे। 5 सेकंड का समय, फटाफट से आप लोग को सही विकल्प लगाना है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अभी मैंने आप लोग को बताया, जब भी बड़ा की जिक्र आए तो आप लोग को लगा देना है मोहनजोदड़ो। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। जितने बच्चे ऑप्शन नहीं बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन कह रखा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रशस्ति है यहाँ पे, प्रशस्ति है क्या है, एक खंबा है। ठीक है, इलाहाबाद में क्या है, एक खंबा है। इसमें जो है लिखे हुए हैं क्रूज क्रूज करके बहुत सारी चीजें। ठीक है, पूरा गुप्त वंश के बारे में पूछ रखा है कि ये रचना जो किया था, ये लिखा था वो किसने लिखा था। तो आप सबको पता होना चाहिए। 5 मिनट का समय है, जल्दी से आंसर करिए। कालिदास होगा, बाणभट्ट होगा, पतंजलि या हरिसेन। फटाफट से बताओ। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद में जो एक खंबा है, इसमें जो लिखी गई है वो हरिसेन के द्वारा। हरिसेन जो कि एक कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और समुद्रगुप्त के बारे में इस क्या कहते हैं कि स्तंभ में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आपको पूछेगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे हमें किस वंश के बारे में या फिर किस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में पूरा चर्चा की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में। संस्कृत भाषा में भी लिखी हुई है। क्वेश्चन 4 देखो, कह रहा है हम लोग को भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। काफी शानदार प्रश्न है। कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं? फटाफट से देखो क्वेश्चन 4 का क्या आंसर लाओगे। मौर्य काल होगा, मुगल काल होगा, गुप्त काल होगा, अंग्रेजों का काल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पता होना चाहिए, जो गुप्त काल है, गुप्त काल को भारतीय युग का जो इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को। क्वेश्चन 4 का आप लोग को ऑप्शन बी पर राइट करना है। जितने बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारी बदलाव देखने को मिली थी। अचानक से जो भारतीय सभ्यता में जो इतिहास में जो बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिला था। उसी समय आर्यभट्ट आए और बहुत सारे वैज्ञानिक आए और क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजों की खोज हो पाई थी। इस वजह से ये जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? काफी शानदार प्रश्न है, बताओ फटाफट से। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था?
तो आप सबको पता होना चाहिए जो कनिष्क का राजवंश जो हुआ था उसको माना जाता है 78 ईस्वी। कब हुआ था? 78 ईस्वी। ऑप्शन हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है, ठीक है। कनिष्क का राजरोहन जो है हुआ था 78 ईस्वी में। इसी टाइम पे बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इसी टाइम पे बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और कनिष्क कहाँ का था? कश्मीर का ही था। तो कनिष्क का राजवंश जो है वो 78 ईस्वी। ऑप्शन हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है। महाभारत का जो है युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? काफी शानदार प्रश्न है। महाभारत का युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान पे लड़ा गया युद्ध था, और ये कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए युद्ध जो है 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक? 18 दिन तक। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है। 18 दिन तक लड़ी गई थी। महाभारत जो है इसकी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आप सबको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा में लिखी गई है महाभारत। इसमें कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी और पांडवों की संख्या 5 थी, कौरवों की संख्या 100 थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, वो किससे है? त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? त्रिपिटक की बात आए जैसे ही तो आप लोग को लगा देना है, जितना भी पिटक वाला सवाल है ना, त्रिपिटक, सुत्पिटक, अभिधम्म पिटक है ना, विनय पिटक, ये पिटक वाला आए तो आप लोग को लगा देना है बौद्ध धर्म। क्या लगा देना है? बौद्ध धर्म से संबंधित ऑप्शन बी। हालांकि त्रिपिटक का ही जो है 3 भाग है, जैसे अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये त्रिपिटक का ही 3 भाग है। इसमें बौद्ध धर्म से सभी जानकारी ये जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। अगर आपको पूछेगा अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? ये भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किससे? ये भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। हीनयान और महायान का संबंध किससे? ये भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह से बनते हैं। स्तूप का संबंध देखो क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी मैंने आपको बताया स्तूप का संबंध किससे है। बता दोगे आप लोग? बोलो बिल्कुल बता देंगे, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। जितने बच्चे आंसर ए का सिलेक्शन किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, वो क्या था? महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। और इससे पहले जो तीर्थकर थे वो थे 23वें तीर्थकर। वो कौन थे? वो थे आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ ये कौन से तीर्थकर थे? तो आप लोग बोलोगे 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। और महावीर थे 24वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ के बाद जो आया था महावीर, और एक सिद्धांत जुड़ा था पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जुड़ा था? ब्रह्मचर्य, जो कि 24वें तीर्थकर था महावीर। पार्श्वनाथ तो 23वें तीर्थकर था। पहला जो है कौन था? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर था जैन धर्म के, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रखा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? आप सबको पता होना चाहिए, बताओ फटाफट से। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जल्दी से तेजी से आप लोग को राइट आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, तैमूर, महमूद गजनवी। बोलोगे महमूद गजनवी। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ जो आया था अलबरूनी भारत आया था, ठीक है। याद रहेगा किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद। पूछा जाता है कभी कभी कि तहकीक हिंद और किताबुल हिंद जो है किसकी लिखी पुस्तक है, किसका पुस्तक है? तो अलबरूनी की पुस्तक है, ठीक है, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? इनमें से वो कौन से शासक है जो कि अपनी राजधानी दिल्ली में था लेकिन दिल्ली से वो दौलताबाद कर दिया था? तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, जो कि ऑप्शन बी पे राइट दिया हुआ है। बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर ऑप्शन बी पे चुनना है। दिल्ली से दौलताबाद किया था, लेकिन हालांकि ये राजधानी परिवर्तन करना इसका पूरी तरह सफल नहीं हो, सक्सेस नहीं हो पाया। फिर पुनः जो है फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके आ गया, सोचा कि ये कदम जो उठाई ये गलत कदम मैंने उठा लिया। तो फिर जो है कुछ दिनों के बाद क्या कर दिया, ये अपना राजधानी फिर से वापस दिल्ली में लेके आ गया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन करा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा? काफी शानदार प्रश्न है, आप सबको पता होगा। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को का निवासी था और ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। कौन? इब्न बतूता। और भारत जो आया था मोरक्को से, उसने अपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा है
किताबुर रहला, ठीक है। पुस्तक की नाम है किताबुर रहला और उसी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। तो ये जो विवरण लिखा है वो अरबी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। याद रखें किताबुर रहला जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और इसी किताबुर रहला में इब्न बतूता के पूरे विवरण का मिलता है, चाहे वो यात्रा हो या जो भी चीजें हो, वो सारी विवरण जो मिलता है वो किताबुर रहला में। आपको पूछेगा किताबुर रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? काफी शानदार प्रश्न, बताइए फटाफट से। हम्पी नगर आपको पूछ ले, क्या बताओगे? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी को होती है। कब होती है? 1336 ईस्वी को। दो भाई रहते हैं, हरिहर और बुक्का। कौन रहते हैं? हरिहर और बुक्का, जो कि हम्पी नगर साम्राज्य की यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हम्पी नगर किस साम्राज्य से, तो लगा देना है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन हम लोग को डी पे करेक्ट लगाना है। कौन से? विजयनगर साम्राज्य संबंधित है हम्पी नगर, ठीक है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1336 ईस्वी को। और ये जो रहते हैं ये संगम वंश से रहते हैं। कौन से वंश से रहते हैं? ये संगम वंश से रहते हैं। ये भी चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, जितने बच्चे ऑप्शन डी का सिलेक्शन किए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखो क्वेश्चन पूछ लिया आपको, अभी मैंने आपको बताया, बता दो कि आप लोग कितना इजी क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1336 को हुई थी। ऑप्शन हम लोग को सी पे करेक्ट करना है। आगे देखिएगा, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपने आप को राय की उपाधि देते थे। क्या? राय। तो ऑप्शन कहां पे दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ राय। ऑप्शन हम लोग को डी राइट करना है, ठीक है। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहलाते थे। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आप सबको पता होना चाहिए। आईन अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हालांकि आईन अकबरी जो है वो एक अकबरनामा का पार्ट है। अकबरनामा जो है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अकबरनामा जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, अकबरनामा, इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो तीसरा भाग है इसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी, ठीक है। तीसरा जो भाग है इसका नाम है आईने अकबरी, ठीक है, याद रहेगा। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा। अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ, उसका तीसरा भाग है जिसका नाम है आईने अकबरी। अब पूछने का ये आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट करना है। काफी बच्चे 3 लगा देते हैं, तो आप लोग को 3 नहीं लगाना, समझ जाना 3 कौन भाग में है? अकबरनामा है, ठीक है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया और तीसरा जो भाग है उसी का नाम है आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी को जो है 5 भागों में बांटा गया है। और इसमें जो 5वें भाग है, कौन से भाग? 5वें भाग में जो है अबुल फजल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अबुल फजल के बारे में। बोलोगे ये अबुल फजल कौन है? ये अबुल फजल वही है जो अकबरनामा लिखा है। कौन लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल। अब अकबरनामा का ही भाग है आईने अकबरी, तो आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? वही अबुल फजल हो जाएगा। और इसी आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से 5वां भाग है जिसमें वर्णन जो मिलता है वो अबुल फजल के बारे में, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? क्या चीजों के लिए जो है शेरशाह को खास तौर पे जाना जाता था? वो था भूमि सुधार व्यवस्था। क्या? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह को खास तौर से जाना जाता था। शेरशाह जो है हुमायूं को हराया था 1942 को। मुगल वंश को हटा करके शेरशाह ने जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1542 बोल रहा था, 1942 का से 1542 में क्या किया कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके क्या कहते हैं कि सूरी वंश आए, ठीक है। और इसको जो प्रसिद्ध जाना माना जाता है वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? काफी शानदार प्रश्न है। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आप सबको पता होना चाहिए, जो सेवन जो किया था वो अकबर ने किया। किसने किया था? अकबर ने किया था। आंसर हम लोग को ए पे राइट लगाना है। और इसी तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था कि नहीं तंबाकू का सेवन कोई नहीं करेगा, इस पर जो रुकावट लगाया था वो लगाया था अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। तो आपको पूछ रखा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। अगर आपको पूछ ले प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। दी ने
दीवाने अशरफ का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? दीवाने अशरफ का अर्थ आप लोग को पूछ रखा है, बताओ फटाफट से क्या आंसर लगाओगे। तो दीवाने अशरफ भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। यहाँ पे आप लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी राजस्व विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ के नाम से जाने जाते थे अकबर के टाइम पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को राइट आंसर जो लगाना है वो ऑप्शन सी पे करेक्ट करना, ठीक है। याद रहेगा, जितने बच्चे आंसर सी का सिलेक्शन कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। दीन इलाही संबंधित है वो किससे है? दीन इलाही के बारे में पूछ रखा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है। फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? बाबर से, हुमायूं से, जहांगीर से। तो आप सबको पता होना चाहिए जो दीन इलाही है ये आपके अकबर से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अकबर से संबंधित दीन इलाही। दीन इलाही जो कि अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब धर्म होते हैं, उसी प्रकार से दीन इलाही एक नया धर्म का इजाद किया था अकबर ने। उसमें क्या किया था, जितने भी सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर चीज में से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन सारे अच्छी बातों को कलेक्ट करके एक नया धर्म का वो खोज किया था और कहा कि इस धर्म को मानो, यही सबसे अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो उसका नाम था दीन इलाही और वो किससे संबंधित है? ये अकबर से। अकबर ने यह धर्म बनाया था। चलिए क्वेश्चन कर रखा हम लोग को, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इनमें से वो कौन से इतिहासकार है जो कि अकबर के टाइम का था? बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग क्या लगाओगे? 5 सेकंड का समय है। फरिश्ता, मुल्ला दाऊद होगा, या फिर मोहम्मद खां, या फिर बदायूनी। तो आप सबको याद रहना चाहिए बदायूनी जो है ये इतिहासकार जो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। क्वेश्चन 21 का हम लोग को आंसर बी पे राइट करना है। क्या लगा देना है? ऑप्शन बी। याद करते चलेंगे आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं, कितना गलत करते जा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते चलेंगे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताओ। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल बरूनी, अबुल फजल। इनमें से वो कौन है जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी? अभी मैंने आप लोग को बताया अकबरनामा जो कि 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा जो लिखे हैं वो अबुल फजल लिखे हैं। 3 भागों में विभाजित है, जिसका तीसरा नाम है आयन अकबरी, और आयन अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 5वें भाग में उसमें अबुल फजल के बारे में वर्णन मिलता है। तो अकबरनामा किसने लिखा है? बोलो कि अबुल फजल। आंसर डी में दिया हुआ, हम लोग को डी पे राइट लगाना है, ठीक है। जितने बच्चे आंसर डी का चुनाव करना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रखा है हम लोग को, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? आप सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था उसमें से सबसे अंतिम राजा था लोधी वंश का, ठीक है। कौन सा वंश था? सबसे अंतिम वंश लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश में जो सबसे आखिरी राजा था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध होती है, जिसमें बाबर की जीत होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। इसलिए आपको कभी कभी पूछेगा मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष होती है? 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होती है? 1526 को, क्योंकि इसी पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। और बाबर जो रहते हैं वो मुगल वंश से रहते हैं। कौन से वंश से रहते हैं? मुगल वंश से रहते हैं। इस वजह से मुगल वंश की स्थापना होती है। और लोधी वंश का जो रहता है इब्राहिम लोधी, उसकी हार होती है और लोधी वंश का अंत होता है 1526 को। याद रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। जितने बच्चे आंसर बी का चुनाव किए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बच्चे को पता होगा। चलो बिल्कुल बताइए फटाफट से, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सबको पता होना चाहिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आंसर हम लोग को डी पे राइट कर देना है। क्वेश्चन कर रखा है, कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इनमें से कौन से वो मुगल शासक है जिसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? कैप्टन हॉकिन एक्चुअली ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी, इसी का प्रचार करने हेतु तो ये मुगल दरबार जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। क्यों आया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की पहली कंपनी थी भारत में आई थी, उसका प्रचार करना था कि ये कंपनी जो है भारत के लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है। इन सब चीज के प्रचार के लिए वो गया जहांगीर के दरबार में। कब गया था? 1609 को गया था। कब गया था? 1609 को जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिन, जो कि इंग्लैंड से निकला था। और ये इंग्लैंड से निकला था 1608 को। 1608 को निकला था, 1609 को जहांगीर के दरबार में आया और कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी को भारत में हुई है, इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित किससे? आप सबको पता है अस्थायी बंदोबस्त जो कि बिहार और बंगाल में लागू किया गया था। कहां पे लागू किया गया था? बिहार और बंगाल में लागू किया था, जो कि भूमि संबंधित है। ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस ने 1793 को ये अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कॉर्नवालिस कोड
किसे कहते हैं, मतलब किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से। कॉर्नवालिस कोड कब बना था, 1793 को। किसने बनवाया था, कॉर्नवालिस, जो कि एक अंग्रेज है ना थे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। संथाल विद्रोह जो कि एक भूभाग के लिए हुआ था जिसका नाम था दमिन एकू। दमिन एकू क्या है, एक भूभाग है जो कि संथाल की जमीन थी। संथाल लोग ने अंग्रेजों के लिए इस जमीन के लिए क्या किया, एक युद्ध किया या विद्रोह किया जिसका नाम पड़ा संथाल विद्रोह। इसके मुख्य नेता थे सिद्धू और कन्हू। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था 1855 को हुआ था और 56 तक चला था। कभी कभी आपको 56 भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह चली थी जिसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कन्हू, और दोनों जो है भाई थे। हालांकि अंग्रेज के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक क्या कहते हैं हथियार होने की वजह से संथाल लोग की हार हो गई थी और फिर सिद्धू और कन्हू दोनों को फांसी लगवा दिया गया था। ठीक है, और संथाल लोग हार गए थे इस युद्ध में। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855 को था, जमीन के लिए, भूभाग के लिए। महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को। महलबारी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, आप सबको बताना चाहिए। जो महलबारी है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया था। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये महलबारी व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी पे हम लोग को करेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन क्या रखा, कॉर्नवालिस कोड, देखो क्वेश्चन पूछ लिया अभी मैंने आपको बताया। कॉर्नवालिस कोड पूछेगा कब बनाया गया, तो कॉर्नवालिस ने बनाया था कब, 1793 को। और ये किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से। क्या आप सबके आंसर ऑप्शन भी आया है ना, चलिए तो अच्छी बात है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, फटाफट से देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं 100% गारंटी करता हूं ये क्वेश्चन अगर आपने पूरी क्लास अगर देख लिया ना, मैं गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन आप लोग का जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका बेकार नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ईमानदारी से पूरी क्लास को किया, अच्छी बात है। बस एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अपने अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है क्लास से जो है जुड़ सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग पुस्तक का पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510। आप सबका आंसर ऑप्शन बी पे करेक्ट होना चाहिए, 1510 को। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को देख लिया। अब ईमानदारी से आप बताइए कि इस 30 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर कर पाया। पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा ताकि और बच्चे भी देख करके पता लगा पाए कितना स्कोर मेरा हो पाया। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे एडमिशन नहीं किए हैं आज आप सबके लिए ऑफर है। एडमिशन करने के लिए 8210775306 ये नंबर पे आप लोग कॉल करके जो है इंक्वायरी, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन पे जो चाहते हैं फ्री में तैयारी करना तो फ्री में भी आप लोग कर सकते हो, फिर फ्री में भी कुछ कोर्स वगैरह दी गई है। बाकी जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप सभी के लिए भी ऑफर दी गई है 999, यानी पूरे साल के ऑल सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की, चाहे आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है, लेकिन 999 हिंदी मीडियम का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा पूरे साल के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर्स, मॉडल पेपर, 10+ मॉक टेस्ट और स्पेशल गैस क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। कैसा क्लास लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।